इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में करीब 2 लाख करोड़ से अधिक का अनक्लेम्ड एसेट्स है। अनक्लेम्ड एसेट्स का मतलब ये वो एसेट्स हैं जिनका कोई दावेदार नहीं है। और यदि डिफरेंट फाइनेंशियल सेक्टर में इसकी बातें करें तो बैंक्स में करीब ये 78,000 करोड़ के आसपास अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं। स्टॉक मार्केट में ये रकम करीब 88,000 करोड़ के आसपास है। इंश्योरेंस सेक्टर में ये करीब 27,000 करोड़ के आसपास है और म्यूचुअल फंड में ये अमाउंट करीब 35,000 करोड़ के आसपास का है जो अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है। और इस अनक्लेम्ड एसेट्स को देखते हुए बैंक्स ने भी कुछ सुधार किए नॉमिनेशन रूल्स में, अपने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भी कुछ सुधार किया हुआ है उन्होंने। और इसको देखते हुए सेबी ने, जो कि रेगुलेटर है म्यूचुअल फंड्स और इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट का, उसने भी अपने नॉमिनेशन रूल्स में कुछ संशोधन और सुधार किए हैं। आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं संशोधन और सुधार की, जिससे कि हमारा या आपका जो इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट में है या म्यूचुअल फंड्स में है वो हमारे बाद ये कहीं अनक्लेम्ड एसेट न रह जाए। और इसके प्रावधान को जानने के लिए कि सेबी ने इसमें क्या सुधार किए, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि आज के दिन में इसका क्या प्रावधान है। और उस प्रावधान ने सेबी ने 2 दिन पहले जो इसमें बदलाव किए हैं वो बदलाव किया है। और 2 दिन पहले जो सेबी ने इसमें बदलाव किए हैं उस बदलाव का लाभ एक आम इन्वेस्टर कैसे ले सकता है। टैक्सफिन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से आपके नॉलेज बेस में कोई वैल्यू एडिशन होता है इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या इससे कोई नई जानकारी आपको मिली। और इसमें यदि कुछ पूछना भी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमसे कुछ सवाल कर सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसके ऑल पे क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। और चूंकि आप नए सब्सक्राइबर हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके न्यू सब्सक्राइबर लिखें ताकि हमें ये पता लग सके कि आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं। मेरा नाम डीएम झा है। सबसे पहले चर्चा करते हैं नॉमिनेशन के एग्जिस्टिंग नॉर्म्स की। इस नॉर्म्स में 2 परिस्थितियां हो सकती हैं कि म्यूचुअल फंड के फोलियो या तो सिंगल होल्डिंग हो सकती है या ज्वाइंट होल्डिंग हो सकती है। ज्वाइंट होल्डिंग मीन्स एक से अधिक होल्डर्स में हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वैसे फोलियो की जिसमें एक से अधिक म्यूचुअल फंड होल्डर्स हैं। और उन होल्डर्स में से जहां एक से अधिक है उस फोलियो में से किसी होल्डर्स की मृत्यु हो गई है और कुछ होल्डर्स सर्वाइव कर रहे हैं। उस परिस्थिति में जो डिजीज होल्डर्स हैं उनके यूनिट्स का क्या होगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो होल्डर्स की मृत्यु हो गई है उसका नाम डिलीट करा दें फोलियो से तो ऑटोमेटिकली जो भी यूनिट्स हैं और वो यूनिट्स सर्वाइविंग होल्डर्स के हो जाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि एक से अधिक होल्डर्स जहां हैं उसमें किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस फोलियो में से उस डिजीज होल्डर्स का नाम डिलीट करवा दें और उसके डिलीशन के बाद जो भी सर्वाइविंग होल्डर्स होंगे उनके नाम से अपने आप ही यूनिट्स हो जाएगी और वो उसके मालिक हो जाएंगे। क्योंकि वो मालिक हो जाएंगे तो उनको ये अधिकार है कि होल्डर्स की मृत्यु हो गई तो उसके पहले जो नॉमिनेशंस के मैंडेट दिए गए थे उस मैंडेट के साथ ये कंटिन्यू करें, उसको चेंज करें, उसको कैंसिल करें, उसको और नॉमिनी को ऐड करें। जो उनका इच्छा है वो इसको कर सकते हैं बिकॉज ये उस यूनिट्स के ऑनर हैं। मैं वर्ड रिपीट कर रहा हूं, ऑनर इट। दे आर नॉट ट्रस्टी, दे आर ऑनर्स ऑफ दैट यूनिट्स। तीसरे अधिकार ये है कि चूंकि ज्वाइंट होल्डिंग्स थी म्यूचुअल फंड्स फोलियो में तो उनके मोड ऑफ ऑपरेशन कुछ न कुछ होंगे। हो सकता है ये आइदर सर्वाइवर हो सकता है ये फॉर्मर सर्वाइवर हो सकता है एनी वन और सर्वाइवर हो सकता है ये ज्वाइंट हो। आइदर सर्वाइवर की बातें करें तो यदि 2 यूनिट होल्डर्स हैं तो उसमें से दोनों में से कोई ही फोलियो को ऑपरेट कर सकता है। इसको कहते हैं आइदर सर्वाइवर। फॉर्मर सर्वाइवर का नाम का मतलब ये जिसमें उस फोलियो में जिसका नाम पहले है जब तक वो जिंदा है तब तक वो ऑपरेट करेगा। उसकी मृत्यु के बाद जो सर्वाइविंग होल्डर्स होंगे वो उसको ऑपरेट कर सकता है। एनी वन और सर्वाइवर का मतलब यदि 2 से अधिक होल्डर्स हैं तो उनमें से कोई भी ऑपरेट कर सकता है
म्यूचुअल फंड फोलियोज को। और ज्वाइंट होल्डिंग का मतलब कि जब सारे ज्वाइंट होल्डर्स एक साथ रहेंगे तभी वो ऑपरेट हो सकता है, अकेले अकेले कोई ऑपरेट नहीं कर सकता है। इसको कहते हैं मोड ऑफ होल्डिंग, और ये मोड ऑफ होल्डिंग कंटिन्यू करेगा जो सिचुएशन उस होल्डर्स के मृत्यु के पहले की थी। अब दूसरी परिस्थिति है कि एक से अधिक होल्डर्स हैं और उन सारे होल्डर्स की मृत्यु एक साथ हो गई है और ये पता करना मुश्किल है कि उसमें पहले मृत्यु किसकी हुई। उस केस में भी दो परिस्थितियां हो सकते हैं। हो सकता है कि उस फोलियो में नॉमिनी हो या उस फोलियो में नॉमिनी ना हो। यदि नॉमिनी हो तो कोई इशू नहीं है, सारे यूनिट्स नॉमिनी को ट्रांसफ़र कर दें, जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करवा लें, यानी ड्यूली डिस्चार्ज कराएं नॉमिनी से कि उन्होंने वो यूनिट्स पा लिए, कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन परिस्थितियाँ उस समय विकट हो जाती हैं जबकि उसमें कोई नॉमिनी ना हो। जनाब, जब नॉमिनी नहीं हो तो, और चूंकि जो भी होल्डर्स थे उनकी मृत्यु एक साथ हुई है, तो इसमें ये देखा जाएंगे कि उन होल्डर्स में से सबसे कम उम्र किसकी थी। ये ध्यान दें, ये ध्यान देने वाली बातें हैं कि जो जिन होल्डर्स की मृत्यु हो गई है उन होल्डर्स में से सबसे कम एज किसकी थी, और जो यंगेस्ट होल्डर्स थे उनके जो लीगल हीयर्स या लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो यूनिट्स उनके लीगल हीयर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ये तब होगा जब कि कोई नॉमिनी नहीं है, और यदि यंगेस्ट होल्डर का कोई विल हो तो विल के हिसाब से म्यूचुअल फंड यूनिट्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये फोलियो होल्डर HUF है। HUF मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और उसके कर्ता की मृत्यु हो जाती है तो दो परिस्थितियां हो सकती हैं। या तो रिमेनिंग को पार्टनर्स जो होंगे वो नए कर्ता को अपॉइंट करेंगे, और यदि नए कर्ता को अपॉइंट करते हैं तो अकॉर्डिंगली वो यूनिट्स उनको ट्रांसफ़र हो जाएगी। और दूसरी परिस्थितियां हो सकती हैं कि नए कर्ता का अपॉइंटमेंट ना हो। उस केस में HUF का जो डिजोल्यूशन डीड होगा उसमें जिस तरह से मैंडेट होंगे उस हिसाब से उस यूनिट्स को डिस्पोज कर दिया जाएगा। यदि फोलियो होल्डर सिंगल हैं, यानी सिंगल नेम से म्यूचुअल फंड है, तो उस सिंगल फोलियो होल्डर के विशेष पे डिपेंड करता है कि वो नॉमिनी दे या नॉमिनी ना दे। वो नॉमिनी दे भी सकता है और नॉमिनी नहीं भी दे सकता है, लेकिन जहां ज्वाइंट फोलियो होल्डर्स हैं वहां नॉमिनेशन देना मैंडेटरी है, आपको देना ही पड़ेगा। सिंगल होल्डर की मृत्यु के बाद उसकी नॉमिनी या नॉमिनीज को यूनिट्स को अकॉर्डिंगली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यदि एक नॉमिनी है तो सारे के सारे यूनिट्स सिंगल नॉमिनी को, और यदि एक से अधिक हैं तो उनके परसेंटेज के हिसाब से, या परसेंटेज उन्होंने मेंशन नहीं किया है तो प्रोरेटा के हिसाब से उसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है। अब एक कन्फ्यूजन नॉमिनी के लीगल हीयर के मन में होती है। उनको लगता है यदि उनके पेरेंट्स को किसी ने नॉमिनी बनाया और उनके पेरेंट्स की मृत्यु हो गई तो उनको लगता है कि शायद उनकी जगह फिर उनके लीगल हीयर्स नॉमिनी हो जाएंगे। जनाब, ऐसा बात नहीं है। यदि नॉमिनी की मृत्यु होल्डर की मृत्यु के पहले हो जाती है तो नॉमिनी के लीगल हीयर को कोई राइट नहीं है कि उस होल्डर के वो नॉमिनी अपने आप बन जाए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, नॉमिनी के लीगल हीयर को कोई राइट नहीं है कि नॉमिनी के मृत्यु के बाद उनकी जगह उनके लीगल हीयर ले लें। नॉमिनी करने के लिए सभी AMCs ने दो सुविधाएं दे रखी हैं, या तो आप ऑफलाइन कर सकते हैं या ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन यदि करना हो तो आप रेस्पेक्टिव AMC के ऑफिस में या RTA के ऑफिस में, यानी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के ऑफिस में जाके आप ऑफलाइन नॉमिनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप सिग्नेचर करते हैं तो उसमें कोई विटनेस की ज़रूरत नहीं थी। आप सामान्य अवस्था में नॉमिनेशन फॉर्म भरें और उनको दे दें, आपका नॉमिनेशन हो जाएगा जिसको आप नॉमिनी बनाना चाह रहे हैं। यदि आप थंब इंप्रेशन लगाते हैं, यानी अंगूठा लगाते हैं, तो दो इंडिपेंडेंट विटनेस की ज़रूरत पड़ती है जो वेरीफाई करेगा कि ये अंगूठा आपका ही है। यदि बात करें ऑनलाइन की तो ऑनलाइन में भी नॉमिनेशन सबमिशन हो सकता है, लेकिन इसके लिए तीन में से कोई एक व्यवस्थाएं आपके पास होनी चाहिए। या तो आपका डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, या आधार बेस्ड OTP, यानी जो आपका आधार है उसमें मोबाइल नंबर इनेबल्ड है तो वो आधार नंबर के बेसिस पे आप उसको ऑथेंटिकेट वैलिडेट कर सकते हैं, या आधार बेस्ड सिग्नेचर के बेसिस पर भी उस नॉमिनेशन को वैलिडेट कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक सुविधाएं यदि आपके पास होंगी तो आप ऑनलाइन नॉमिनेशन कर पाएंगे। हम चर्चा करते हैं कि सेबी ने 10 जनवरी 2025 को इसमें आवश्यक सुधार के लिए कौन सा निर्देश जारी किया है।
उस निर्देश के अनुसार यदि आपने किसी को नॉमिनेट किया हुआ है तो नॉमिनी का आपको पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट का नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा। और ये पर्सनल आइडेंटिफायर डॉक्यूमेंट जो हैं वो पैन है, ड्राइविंग लाइसेंस हैं और आधार हैं। पैन और ड्राइविंग लाइसेंस के पूरे नंबर आपको देने पड़ेंगे, लेकिन आधार के लास्ट 4 डिजिट के नंबर आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसके केवल नंबर देने हैं, डॉक्यूमेंट नहीं देने हैं। नॉमिनी के फुल कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी हो वो सारी चीज़ें उनको देनी होंगी। नॉमिनी के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है ये भी आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। और नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ क्या है यही बताना पड़ेगा। और डेट ऑफ बर्थ में यदि पता चलता है कि वो माइनर है तो आपको गार्जियन का भी नाम देना पड़ेगा। अब आप किसी भी म्यूचुअल फंड फोलियो में या डीमेट अकाउंट, शेयर्स के डीमेट अकाउंट में 10 नॉमिनी तक नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर्स हैं तो आपको नॉमिनेशन करने का कोई अधिकार नहीं है। इन केस ऑफ ज्वाइंट होल्डर्स, यदि ज्वाइंट होल्डर्स की साइमल्टेनियसली मृत्यु हो गई है और उनमें एक से अधिक नॉमिनीज हैं तो वो जो नॉमिनीज हैं जिनको यूनिट ट्रांसफ़र कर दिया गया है वो सारे नॉमिनीज भी ज्वाइंट फोलियो को मेंटेन कर सकते हैं यदि वो चाहें तो। और यदि नहीं चाहें तो वो अलग अलग फोलियो क्रिएट कर सकते हैं। यदि कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो इनकैपेसिटेटेड है यानी आसक्त है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए एलिजिबल है तो वो एक नॉमिनी को नॉमिनेट इस बात के लिए कर सकता है कि वो उसके बिहाफ में अकाउंट को ऑपरेट करे। और जब भी अकाउंट को ऑपरेशन की बातें होंगी तो वो एक थ्रेशोल्ड लगा सकता है कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ द कॉर्पस या एब्सोल्यूट वैल्यू जो भी उसको समझ में आए कि वो उतना तक वो ऑपरेट कर सकता है। उस नॉमिनी को ये भी अधिकार दे सकता है जो उसके बिहाफ में ऑपरेट कर रहा है कि वो मैंडेट उसका चेंज कर सकता है। अब बातें आ रही हैं कि यदि नॉमिनी को यूनिट्स ट्रांसफ़र करने हैं तो क्या क्या चीज़ उनको, कौन कौन से डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला कि जो भी अकाउंट होल्डर्स, फोलियो होल्डर्स थे उनके डेथ सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड बाय द नॉमिनी और नॉमिनीज उनको देने पड़ेंगे। और नॉमिनी या नॉमिनीज जो भी हैं उनको केवाईसी अपडेट करना पड़ेगा। यदि पहले से अपडेटेड केवाईसी है तो उनको रीअफर्म करना पड़ेगा, या केवाईसी अधूरा है तो उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके अलावे नॉमिनी को कोई और भी डॉक्यूमेंट नहीं देने होंगे। फ्रेंड्स, ये सारी व्यवस्थाएं 1 मार्च 2025 से इफेक्टिव हैं और मैं समझता हूं कि यदि इन बातों को आप ध्यान रखेंगे तो ऐसी कोई संभावनाएं नहीं हैं कि हमारे या आपके बाद जो भी म्यूचुअल फंड का कॉर्पस है वो अनक्लेम्ड एसेट में ट्रांसफ़र हो जाए। थैंक यू।